चौरी चौरा, हाँ, ये नाम सुनते ही दिमाग में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक कहानी कौंधती है। एक हिंसक घटना जिसके चलते गांधी जी को एक बहुत बड़ा आंदोलन रोकना पड़ा। पर क्या बस इतनी ही कहानी है या कुछ और भी है? चलिए आज हम इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि हम जो जानते हैं उसके पीछे क्या छिपा है। तो कहानी की शुरुआत होती है महात्मा गांधी के इन शब्दों से। बात है फरवरी 1922 की, जब उन्होंने चौरी चौरा की घटना की कह सकते हैं बहुत कड़ी निंदा की थी। उनके हिसाब से ये अहिंसा की एक बहुत बड़ी, एक दुखद हार थी। और सच कहें तो यही वो ऑफिशियल कहानी है, वो नजरिया है जिसे हम सब ने पढ़ा है, सुना है। तो आज की हमारी ये पड़ताल 6 हिस्सों में बटी है। हम शुरुआत करेंगे उसी जानी पहचानी कहानी से और फिर धीरे धीरे उस जटिल सच्चाई की तरफ बढ़ेंगे जो अक्सर इतिहास की किताबों से गायब हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक आंदोलन का दुखद मोड़, यानी वो ऑफिशियल स्टोरी जो हम सब ने स्कूलों में पढ़ी है। तो कहानी कुछ यूं है। 1 अगस्त 1920 ये वो तारीख है जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन लॉन्च किया। फिर लगभग 1.5 साल बाद 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच एक हिंसक झड़प हो गई और इसी हिंसा का नतीजा ये हुआ कि गांधी जी ने सिर्फ कुछ ही दिनों में 12 फरवरी को पूरे देश में चल रहे इस आंदोलन को वापस ले लिया। यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। आगे चलकर जुलाई 1923 में इस घटना में शामिल 19 लोगों को फांसी पे लटका दिया गया। 22 ये वो संख्या है उन पुलिसकर्मियों की जो उस दिन मारे गए थे। हुआ ये था कि उस झड़प में एक गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने को ही आग के हवाले कर दिया और अंदर 22 पुलिसकर्मी मौजूद थे। जाहिर है इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अच्छा, यहाँ तक तो कहानी सीधी लगती है, पर अब बात थोड़ी दिलचस्प होने वाली है। चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, स्मारक में दरारें। मतलब अब हम रिकॉर्ड पर ही सवाल उठाएंगे। साल 1993 में इस घटना में जो लोग शामिल थे उन्हें सम्मान देने के लिए एक शहीद स्मारक बनाया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि जब इतिहासकारों ने इस स्मारक को देखा तो पाया कि उस पर जो इतिहास लिखा है उसमें ही गलतियां हैं। है ना अजीब? एक पहेली जैसी बात है। जैसे कि पहली गलती देखिए, स्मारक पर लिखा है कि गांधी जी ने 1920 में गोरखपुर में एक भाषण दिया था, पर असल में जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि ये भाषण 8 फरवरी 1921 को हुआ था। और ये कोई मामूली भाषण नहीं था। इसी भाषण ने तो वहां के लोकल वॉलंटियर्स में जोश भरा था। फिर आती है दूसरी गलती। स्मारक के हिसाब से जुलूस शुरू हुआ था ब्रह्मपुर से, जबकि सच तो ये है कि जुलूस की शुरुआत डुमरी खुर्द गांव से हुई थी और यही गांव उस वक्त लोकल मूवमेंट का कह सकते हैं एपिसेंटर था। और फिर ये तीसरी गलती जो शायद सबसे दुखद है। स्मारक पर लिखा है कि 19 लोगों को एक ही दिन 2 जुलाई 1923 को फांसी दी गई, लेकिन असलियत ये थी कि उन्हें 2 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच अलग अलग जेलों में फांसी पर चढ़ाया गया था। मतलब उन लोगों की जिंदगी का जो इतना दुखद अंत था उसे भी एक तरह से ओवर सिंप्लीफाई कर दिया गया। तो सवाल फिर वही है, आखिर ये गलतियां हैं क्यों? एक ऑफिशियल स्मारक पर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे तीसरे हिस्से में, ऊपर से इतिहास यानी नेशनलिस्ट नैरेटिव। तो ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी आखिर है क्या? देखिए, ये इतिहास को देखने का एक खास नजरिया है। इसमें पूरा फोकस होता है देश बनाने की कहानी पर, नेशन बिल्डिंग पर। और इसमें होता क्या है कि अक्सर बड़े बड़े नेताओं के कामों को ही हीरो बनाया जाता है और एक सिंगल यूनिफाइड कहानी पेश की जाती है। इसे आप टॉप डाउन हिस्ट्री भी कह सकते हैं, मतलब इतिहास को ऊपर से नीचे की तरफ देखना। और जब हम इस नजरिए से चौरी चौरा को देखते हैं तो वो एक क्राइम या दंगा नजर आता है, एक ऐसा भटकाव जिसमें अनुशासन नहीं था और जिसने एक इतने बड़े नेशनल मूवमेंट पर दुखद ब्रेक लगा दिया। इस कहानी के विलेन कौन है? वो लोकल किसान, जिन्हें एक गुमनाम हिंसक भीड़ की तरह दिखाया जाता है, जिन्होंने गांधी जी की पूरी स्ट्रैटेजी पर पानी फेर दी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक और कहानी भी है और वो हमें मिलेगी हमारे चौथे हिस्से में, नीचे से आवाजें, जिसे हम सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। तो ये सबऑल्टर्न स्टडीज क्या है? ये भी इतिहास को पढ़ने का एक तरीका है, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा है। इसका मकसद है उन लोगों का इतिहास खोजना जो हाशिए पर थे, जैसे कि
किसान, निचली जातियां, औरतें, जिनकी आवाजों को ऑफिशियल हिस्ट्री ने, बड़े लोगों के इतिहास ने कहीं दबा दिया, मिटा दिया। तो ये नजरिया एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है, ये जिन्हें दंगाई कहा जा रहा है, ये लोग आखिर थे कौन? इतिहासकार शाहिद अमीन जैसे कई विद्वानों ने इस पर काम किया है और उनका काम बताता है कि वो कोई चेहरा विहीन भीड़ नहीं थी। वो आम इंसान थे जिनके अपने नाम थे, अपनी कहानियां थीं और वो अपने इलाके में हो रहे जुल्मों का जवाब दे रहे थे। वो सिर्फ किसी नेशनल मूवमेंट के छोटे मोटे पुर्जे नहीं थे। और उस भीड़ को एक चेहरा देने के लिए आइए कुछ नाम देखते हैं। ये उन 19 लोगों में से कुछ हैं जिन्हें फांसी हुई थी। नजर अली, लाल मोहम्मद, विक्रम अहीर, अब्दुल्ला, कालीचरण, भगवान, मेघू अली, रामरूप, सहदेव। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमें याद दिलाते हैं कि वो कोई भीड़ नहीं बल्कि जीते जागते इंसान थे। तो अब हमारे पास दो अलग अलग कहानियां हैं और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने 5वें हिस्से पर। दो इतिहासों की कहानी, एक तरफ अपराध तो दूसरी तरफ प्रतिरोध। चलिए इन दोनों नजरियों को आमने सामने रखकर देखते हैं। ऊपर से देखने वाला इतिहास इस घटना को क्या कहता है? एक निंदनीय अपराध। और नीचे से देखने वाला इतिहास, वो इसे प्रतिरोध का एक एक्ट मानता है। पहले नजरिए में जो लोग शामिल थे वो एक गुमनाम हिंसक भीड़ हैं, दूसरे में वो नाम वाले इंसान हैं। और विरासत, एक के लिए ये देश के लिए एक पॉलिटिकल सेटबैक था और दूसरे के लिए ये उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी थी जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और ये सब हमें लेकर आता है हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, स्मृति की राजनीति। मतलब ये सब बातें आज हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं? देखिए, चौरी चौरा की कहानी सिर्फ एक घटना की कहानी नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे यादें यानी मेमोरी पॉलिटिकल होती हैं। हम इतिहास में किसे हीरो बनाते हैं, किसे विलन और किसे पूरी तरह भूल जाते हैं। ये चुनाव हमारी नेशनल आइडेंटिटी को बनाता है, उसे आकार देता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद ऑफिशियल कहानी का बदलना है। सोचिए, एक वक्त था जब इन लोगों को अपराधी कहा गया जिन्होंने देश का नाम खराब किया, और आज वही सरकार, वही स्टेट उन्हें स्वतंत्रता सेनानी और शहीद का दर्जा देती है। उनके परिवारों को पेंशन मिलती है। ये कितना बड़ा बदलाव है। और ये सब देखकर आखिर में एक ही सवाल बचता है। सवाल ये कि इतिहास लिखता कौन है? ये अधिकार आखिर किसके पास है? क्योंकि एक बात तो तय है, अतीत यानी जो हो चुका है वो नहीं बदलता, लेकिन उसके बारे में सुनाई जाने वाली कहानियां वो जरूर बदलती हैं। और शायद यही सोच हमें उन तमाम ऑफिशियल कहानियों पर भी सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है जिन्हें हम सच मानकर बैठे हैं।